नेक्स्ट होगा मेटामर। कैसे डिफाइन करें मेटामर को? यहाँ पर एक बार समझ लो आप मेटामर क्या होगा। जैसे मान लीजिए अगर ऑक्सीजन है और दोनों तरफ अगर कार्बन चेन होगा, सपोज ये कार्बन चेन हो गया, दिस इज CH3 CH2 CH2 CH3, एक कंपाउंड ये हो गया और दूसरा सपोज कंपाउंड ये रहा। तो बताइए दोनों का क्या फार्मूला सेम होगा? बिल्कुल फार्मूला। कार्बन इसमें कितना होगा जी? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन 10 है, ऑक्सीजन 1 है, दोनों का बिल्कुल फार्मूला सेम है। तो अब यहाँ पर क्या आपको डिफरेंस दिख रहा है? यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस अगर देखो, यहाँ मिथाइल ग्रुप यहाँ पर था, यहाँ पर इथाइल ग्रुप है, चेंज हुआ ना अल्काइल ग्रुप। तो अगर फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस अगर अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो जाए, जैसे यहाँ था मिथाइल यहाँ का इथाइल, चेंज हो गया, उसको बोलेंगे हम मेटामर। मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जिसका वैलेंसी 2 कम से कम तो होगा, तभी तो दोनों साइड चेक करोगे आप। वैसा फंक्शनल ग्रुप जिसका वैलेंसी क्या होगा? 2 होगा या फिर 2 से ज्यादा होगा। वैसा फंक्शनल ग्रुप के क्रॉस अगर अल्काइल ग्रुप अगर चेंज हो जाए तो उसको बोलेंगे हम मेटामर। एग्जाम्पल ये रहा, एग्जाम्पल और दिखाते हैं, देखो एग्जाम्पल पर लिख लेते हैं यहाँ पर ही। जैसे अगर यहाँ लिखा है हम लोग NH है, सेकेंडरी अमीन होगा, जैसे CH3, यहाँ CH2 CH2 CH3, एक ये रहा। और अगर इसी में आप ये देख लो CH2 CH3 CH2 CH3, इन दोनों का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? कार्बन 4 है, हाइड्रोजन काउंट करो, नाइट्रोजन 1 होगा, दोनों का फॉर्मूला तो सेम है ना, बट दे हैव डिफरेंट अल्काइल ग्रुप। देखो इसके क्रॉस अगर देख लो आप, तो यहाँ पर एक प्रोपाइल था, यहाँ इथाइल है, यहाँ मिथाइल, यहाँ इथाइल। तो यहाँ फंक्शनल ग्रुप सेम रहेगा, बट उसके क्रॉस जो बस अल्काइल ग्रुप चेंज हो जाएगा, तो उसको बोलेंगे हम मेटामर। आइए इसको डिफाइन करते हैं, मेटामर क्या होगा? 2 or more compound, 2 or more compound, 2 or more compound which have different alkyl groups, across polyvalent functional group, across polyvalent functional group, polyvalent functional group। What is the meaning of polyvalent? polyvalent का मतलब होगा जिसका वैलेंसी या जिसका वैलेंसी आपका 2 या फिर 2 से ज्यादा होगा, मतलब बॉन्ड जो बना पाएगा 2 या 2 से ज्यादा बॉन्ड बना पाएगा, तो पॉलीवैलेंट है ना जी। पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप होगा और इसके अक्रॉस जो अल्काइल ग्रुप यहाँ पर रहेगा है ना, उसी में चेंज अगर दिखेगा आपको, अल्काइल ग्रुप पर कोई चेंज दिखेगा आपको यहाँ पर ही, उसको बोलेंगे हम मेटामर। अब ये ग्रुप क्या क्या हो सकता है? पॉलीवैलेंट फंक्शनल ग्रुप कौन होगा? ईथर होगा, ये रहा ऑक्सीजन, यहाँ वैलेंसी 2 था ना, 2 तरफ से बॉन्ड बना रहा था। इसके अलावा दूसरा क्या होगा? तो सेकेंडरी अमाइन, टर्सरी अमाइन भी हो जाएगा, अमाइड में आ जाओ, सेकेंडरी अमाइड होगा, टर्सरी अमाइड भी एग्जाम्पल शो कर पाएगा है ना मेटामर। इसके अलावा ईस्टर में देख लो, ईस्टर में भी 2 तरफ से बॉन्ड बना सकता है। तो अगर नेम लिखना है तो इसका नेम हो जाएगा, दिस इज ईथर, ये आपका सेकेंडरी अमाइन हो जाएगा, दिस इज टर्सरी अमाइन, ये आपका सेकेंडरी अमाइड, दिस वन इज टर्सरी अमाइड, और ये ईस्टर, ये सब शो कर पाएगा मेटामर। ठीक है ना? सो लेट अस डिफाइन टॉटोमर क्या होता है, और जो भी बेसिक है बता दे रहे हैं आपको। तो यहाँ पर आपका 5th वन जो है दिस इज टॉटोमर। इसको डिफाइन कीजिए, ठीक है? 2 or more compound
two or more compound which have same molecular formula, which have the same molecular formula, which have same molecular formula but different functional group, and both are in dynamic equilibrium. Both are in dynamic equilibrium. What is the meaning of equilibrium? What is the meaning of equilibrium? जैसे मान लो आप एक कंपाउंड यहाँ पर हम दिखा दे रहे हैं आपको, जैसे CH3, ये आपका एल्डिहाइड है, और ये कंपाउंड जो है, और दूसरा कंपाउंड आपका ये रहा। ये दोनों कंपाउंड अगर यहाँ चेक करो आप, तो दे हैव डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पर एल्डिहाइड होगा, यहाँ पर देखो अल्कोहल है, और ये अल्कोहल कहाँ जुड़ा हुआ है? जुड़ा हुआ है आपका डबल बॉन्ड पे। डबल बॉन्ड जो कार्बन उस पे जुड़ा हुआ है ना जी, तो डबल बॉन्ड क्या बोलते हैं? दिस इज नोन एज इन, दिस इज इन ऑल बोलते हैं इसको हम लोग। मतलब इन का मतलब क्या हो गया? डबल बॉन्ड है, और उसी पे जुड़ा हुआ कौन है? अल्कोहल, मतलब ऑल। इसको कॉमनली हम बोलते हैं इन ऑल। और यहाँ पर एल्डिहाइड ग्रुप आपके पास तो है, यहाँ दिख रहा है आपके पास, यहाँ पर आप इसको एल्डिहाइड लिख सकते हो। ये दोनों में फॉर्मूला दोनों सेम है क्या? दोनों का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा। दो कार्बन है, हाइड्रोजन 4 होगा, तो यहाँ दोनों का फॉर्मूला सेम है, लेकिन दोनों यहाँ पर क्या होगा? दे आर इन इक्विलिब्रियम। मतलब क्या हुआ कि दोनों ही रहेगा सॉल्यूशन में। अगर सपोज ये आपके पास है ना, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इसमें, तो दोनों साथ में प्रेजेंट रहेगा सॉल्यूशन। नॉर्मली यही बोलो, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डायनामिक? इसका मतलब क्या होता है कि आपस में चेंज होता रहेगा, A to B, B to A। सपोज अगर इसको A माने, इसको B माने, तो वो आपस में चेंज होता रहेगा, उसको बोलेंगे हम डायनामिक इक्विलिब्रियम। एग्जांपल बस यहाँ लिख लो, ये कैसे बनेगा उसको हम लोग डिस्कस करेंगे बाद में, जीओसी पढ़ने के बाद समझ में। बेसिकली यहाँ पर क्या हुआ है ना, यहाँ पर जो हाइड्रोजन था ना जी, वो हाइड्रोजन यहाँ पर आ गया। देखो यहाँ पर CH3 था ना, यहाँ जो 3 हाइड्रोजन था, यहाँ से एक हाइड्रोजन अब कम हो गया, यहाँ CH2 रह गया, और यहाँ का हाइड्रोजन कहाँ चला गया? यहाँ जो डबल बॉन्ड था, डबल बॉन्ड टूट गया, सिंगल बॉन्ड यहाँ बन चुका है, और इसमें जुड़ गया आपका हाइड्रोजन। यहाँ से हाइड्रोजन शिफ्ट हुआ है यहाँ, है ना? इसके लिए वही हुआ है, बॉन्ड बस यहाँ पाई बॉन्ड यहाँ था, पाई बॉन्ड यहाँ आ गया, पाई बॉन्ड का पोजिशन बदल गया है, और हाइड्रोजन एटम आपका पोजिशन बदल गया है। अब वो कैसे हुआ है वो अभी हम नहीं बता रहे हैं, डिस्कस होगा आफ्टर जीओसी। डायनामिक मतलब ये होगा कि आपस में चेंज होता रहेगा। ऐसा नहीं कि ये बन गया तो बस यही रहेगा, ये यहाँ से रिएक्शन होकर ये भी बनेगा और ये चेंज होकर भी बनेगा, आपस में चेंज होता रहेगा। एक्चुअली यहाँ पर एक टर्म ये भी यहाँ अगर लिखा रहता आपके पास, स्टैटिक का मतलब क्या होता? अगर कहीं लिखा रहता आपके पास स्टैटिक इक्विलिब्रियम मतलब क्या होगा? इसका मतलब होगा कि रुका हुआ, मतलब चेंज आपस में नहीं हो पाएगा, उसको बोलते हैं हम लोग स्टैटिक। और जो आपस में चेंज हो पाएगा उसको बोलेंगे हम डायनामिक। भाई केमिस्ट्री में जो कहीं मिलेगा आपको इक्विलिब्रियम, तो क्या होगा? डायनामिक ही होता है, रिएक्शन होता रहता है ना, आपस में चेंज होता रहता है, वो हम डिस्कस करेंगे बाद में। आप लोग चैप्टर भी पढ़ना है, आप लोग को क्लास 11 में पार्ट 1 जो बुक है ना, पार्ट 1 में लास्ट चैप्टर आपका होगा इक्विलिब्रियम पढ़ना है, तो हम बताएंगे आपको केमिकल रिएक्शन के बारे में जो आपस में चेंज होता रहता है। दे आर एग्जाम्पल ऑफ रिवर्सिबल रिएक्शन, आपस में चेंज होता रहता है, रिएक्टेंट से प्रोडक्ट, प्रोडक्ट से रिएक्ट। ठीक है, चलिए कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पार्ट है आपका, दिस इज स्टीरियो आइसोमर। इससे पहले हम यहाँ देख चुके हैं अबाउट स्ट्रक्चरल आइसोमर। स्ट्रक्चरल आइसोमर जो बताए थे हम, वहाँ पर आपका दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर, मतलब दे हैव डिफरेंट आईयूपीएसी नेम, लेकिन यहाँ पर क्या बोले हम, यहाँ पर दे हैव सेम आईयूपीएसी नेम। आईयूपीएसी नेम यहाँ सेम होगा, तो इसका मतलब क्या होगा? अगर दे हैव सेम आईयूपीएसी नेम, इसका मतलब ये कि बॉन्डिंग सेम रहेगा, ठीक है ना? तो आइए यहाँ पर इसको डिफाइन करते हैं। ज्योमेट्री है,
डिफाइन करो यहाँ से, टू और मोर कंपाउंड which have same molecular formula comma same IUPAC name but different orientation of groups in a space different orientation of groups in a space। एग्जाम्पल यहाँ देख लो आप, अगर एग्जाम्पल यहाँ देखिए आप, सो सपोज यहाँ डबल बॉन्ड है और ये आपका CH3 ग्रुप है, यहाँ भी CH3 जुड़ा हुआ है। इसी में एक कंपाउंड और यहाँ बना रहे हैं, ये रहा आपके पास जैसे CH3, यहाँ भी CH3 है। दोनों को बताना है आपको है IUPAC नेम क्या होगा, व्हाट इज IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। IUPAC नेम क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही है, ब्यूट टूइन होगा। क्या इसका IUPAC नेम होगा, ये भी आपका ब्यूट टूइन ही होगा। यहाँ पे प्रॉब्लम है आपको नेमिंग करने में, देख लीजिए आप, ये कार्बन नंबर 1 हुआ, ये 2 हो जाएगा, 3 होगा, 4 होगा, यहाँ भी 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा। तो 4 कार्बन का चेन होगा, कोई ब्रांच पे है नहीं, डबल बॉन्ड बस है, कार्बन नंबर 2 पे डबल बॉन्ड है, तो दोनों का IUPAC नेम तो सेम होगा एंड दे हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला भी। कि दोनों कंपाउंड अगर बात करें हम, दे हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला दोनों का सेम है, साथ ही दोनों का सेम होगा IUPAC नेम भी दोनों का सेम है। इसका मतलब क्या हुआ, अगर सेम IUPAC नेम, इसका मतलब क्या होगा, इसका मतलब ये होगा केमिकल बॉन्डिंग यहाँ नहीं बदला। इसे देखो आप, कार्बन नंबर 2 पे अटैच CH3 था और क्या था, हाइड्रोजन था, यहाँ भी तो ये देख लो CH3 और हाइड्रोजन ही है। कार्बन नंबर 3 से अटैच CH3 और हाइड्रोजन था, यहाँ भी CH3 हाइड्रोजन ही है। बस यहाँ डिफरेंस कहाँ मिल गया आपके पास कि CH3, यहाँ जो CH3 आपके पास था दोनों डबल बॉन्ड के सेम तरफ था। डबल बॉन्ड की जगह अगर मार्कर रख दो आप, दोनों CH3 सेम डायरेक्शन में था, ऊपर था। यहाँ पर क्या है, CH3 आपका एक ऊपर है और दूसरा नीचे है, दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। दोनों CH3 यहाँ सामने था, दोनों CH3 यहाँ दूर है, और उसके अलावा दे हैव सेम IUPAC नेम, दे हैव सेम मोलेक्युलर फार्मूला। आइसोमर दोनों तो होगा, दोनों में रिलेशन क्या होगा, दे हैव डिफरेंट ओरिएंटेशन, मतलब क्या बोले, डिफरेंट डायरेक्शन। CH3 यहाँ ऊपर, यहाँ CH3 नीचे है, राइट। तो दोनों में रिलेशन क्या होगा, दे आर एग्जांपल ऑफ स्टीरियो आइसोमर। एक बात और, केमिकल बॉन्डिंग आप पढ़ चुके हो, तो सिंगल बॉन्ड अगर हम बात करें और डबल बॉन्ड, दोनों में क्या डिफरेंस है, ये देखो यहाँ पर सिंगल बॉन्ड यहाँ दिख रहा है ना, तो सिंगल बॉन्ड के क्रॉस अगर इसको अगर हम कार्बन अगर यहाँ इसको फिक्स कर दें, इसको हम रोटेट कर सकते, देखिए सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल होगा, ये हम बताए थे केमिकल बॉन्डिंग में, सिंगल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल होता है। लेकिन वही अगर डबल बॉन्ड बन जाए, मतलब अगर सपोज यहाँ एक जो बॉन्ड दिख रहा है आपके पास, सपोज एक और यहाँ बॉन्ड बन जाए, ठीक है ना, अब ये रोटेट नहीं होगा। अगर दो जगह अगर स्टिक कर जाएगा तो अब रोटेशन पॉसिबल नहीं होगा। जाहिर सी बात है, अगर दो जगह अगर उसको आप टाइप कर दो आप, तो रोटेट नहीं कर पाएगा, है ना, रोटेट नहीं कर पाएगा। अगर रोटेट नहीं कर पाएगा तो फिर क्या होगा, एक बार यहाँ पर क्या CH3 नीचे था, एक बार CH3 ऊपर था, मतलब ये आपस में चेंज नहीं हो पाएगा। अगर रोटेशन पॉसिबल होता डबल बॉन्ड के क्रॉस, फिर घूम के क्या हो जाता है, ऊपर चला जाता, कंपाउंड दोनों सेम हो जाता। दोनों सेम नहीं हो पाएगा बिकॉज यहाँ रोटेशन पॉसिबल नहीं है, तो दोनों कंपाउंड अलग अलग हुआ।
यहाँ दोनों CH3 सेम तरफ है, यहाँ दोनों CH3 अपोजिट डायरेक्शन में है। अब इसका नेम भी अलग अलग लिखना पड़ेगा ना जी, अगर दोनों कंपाउंड अगर अलग है इसका नेम भी तो अलग लिखना पड़ेगा हम लोग को। तो हम लोग यहाँ सीखेंगे फिर से हम लोग कैसे हम इसको नेम लिख पाएंगे हम, क्योंकि इसको हम पहचान नहीं कर पाएंगे विद द हेल्प ऑफ IUPAC नेम, क्योंकि दोनों का सेम IUPAC नेम है। तो इसको हम कौन सा आइसोमर है वो हम कैसे पहचान कर पाएंगे, उसके लिए हमको सीखना होगा नोमेनक्लेचर, राइट। एक को बोलते हैं सिस, एक को बोलते हैं ट्रांस। अब वो हम बताएंगे आपको सिस ट्रांस कैसे पहचानते हैं। बाकी यहाँ अगर लिखना आपको है तो यहाँ इसका नेम भी जस्ट आगे लिख लो यहाँ पे आप, जैसे सिस हो जाएगा और इसको बोलते हैं लोग ट्रांस। ट्रांस का मतलब ये हो गया कि CH3 ग्रुप यहाँ पर ही डबल बॉन्ड के अपोजिट डायरेक्शन में है, दूर में है, और यहाँ पर ही दोनों CH3 क्या है, सेम डायरेक्शन में है, नजदीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सिस। बताएंगे बकायदे आपको, है ना, सिस ट्रांस कैसे हम बताते हैं। सिस और ट्रांस IUPAC नहीं, बगल लिखना है, IUPAC जस्ट पहले लिखना है सिस। तो इसी का पार्ट हम 2 लिखवाए थे आपको, इसलिए इसमें 2 पार्ट था। एक था आपका देखिए बिल्कुल, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कन्फॉर्मेशनल आइसोमर। तो कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर डिफरेंट कॉन्फ़िगरेशन दिख ही रहा है आपको। कन्फॉर्मेशन क्या होगा बताएंगे आपको हम बाद में, इसके बाद बताएंगे, ठीक है। बाकी दिस इज एग्जांपल ऑफ कॉन्फ़िगरेशनल आइसोमर, उसमें 2 लिखवाए थे आपको, ऑप्टिकल और ज्योमेट्रिकल लिखवाए। दिस इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नाम से ही लग रहा है, विच हैव डिफरेंट ज्योमेट्री, मतलब यहाँ पर सेम IUPAC नेम भी होगा, सेम मोलेक्युलर फार्मूला भी होगा, बट दे हैव डिफरेंट ज्योमेट्री। इससे अभी दिखाया सिस ट्रांस एग्जांपल इसी का था, ज्योमेट्रिकल का एग्जांपल था सिस ट्रांस, ठीक है ना। डिफाइन कर लेना यहाँ पर 2 or more compound which have 2 or more compound which have same molecular formula, comma, same IUPAC name, but different geometry, are known as symmetrical isomer, है ना जी। अब कंडीशन क्या होगा, कैसे पहचान कर पाओगे कहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा, तो यहाँ लिख सकते हो आप कंडीशन फॉर ज्योमेट्रिकल आइसोमर। इसके लिए कंडीशन क्या होगा, तो पहला कंडीशन, दूसरा कंडीशन, पहला लिखो आप अभी जैसे हम बताया आपको, हम सिस ट्रांस पॉसिबल कब होगा, जब डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल नहीं था। डबल बॉन्ड के क्रॉस रोटेशन पॉसिबल नहीं होता है, दैट इज व्हाई ज्योमेट्रिकल आइसोमर पॉसिबल हो रहा था, सिस ट्रांस, है ना। नीचे लिख लोगे आप पहला कंडीशन, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, देयर शुड बी रेस्ट्रिक्शन इन रोटेशन, देयर शुड बी restriction in rotation। और सेकंड लिखोगे आप, जहां रेस्ट्रिक्शन होगा ना वहां पर दो जो बॉन्ड होगा, दोनों बॉन्ड में ग्रुप अलग अलग होगा, यानी लिख लोगे आप डिफरेंट ग्रुप्स ऑन रेस्ट्रिक्टेड आइटम, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन रेस्ट्रिक्टेड आइटम, डिफरेंट ग्रुप्स ऑन रेस्ट्रिक्टेड आइटम। ऐसा क्यों, एग्जांपल यहाँ देख लो आप, अगर सपोज यहाँ डबल बॉन्ड था और सपोज यहाँ दोनों अगर सेम हो गया, फॉर एग्जांपल यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम हो गया, दोनों यहाँ डिफरेंट नहीं हुआ, तो फिर अगर आप इसका चेंज भी, सपोज ये दोनों में क्या रिलेशन है, क्या सिस ट्रांस होगा जी, जो पिछला किस्म दिखाए थे, क्या दोनों अलग है कि सेम है, दोनों सेम होगा। क्यों सेम होगा, बिकॉज यहाँ CH3 का अपोजिट में हाइड्रोजन है, बगल में भी हाइड्रोजन है, यहाँ भी अपोजिट में हाइड्रोजन है, बगल में भी हाइड्रोजन है, मतलब इसी कंपाउंड को बस फ्लिप कर दिया गया।
CH3 ऊपर था, उसको बस कंपाउंड को, जैसे अगर आप मान लेते हैं अगर ये कंपाउंड है, अगर इसको आप सपोज घुमा दो इस तरह से, कंपाउंड तो वही रहेगा ना जी, बस खाली नीचे दिख रहा है अभी, ये भी ऊपर दिख रहा है, तो बस इसको मतलब कंपाउंड बस फ्लिप कर दिया गया। तो कंपाउंड दोनों सेम है, दोनों आइसोमर नहीं है। क्यों यहाँ पर आइसोमर नहीं हुआ? बिकॉज यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या था, सेम हो गया। इसीलिए अगर दोनों अलग अलग हो जाता है ना, फिर आइसोमर कहलाता है, सिस और ट्रांस होता है। यहाँ पर दिखा देना ये दोनों हाइड्रोजन सेम आपके पास है ना, इसीलिए लिख लेना ड्यू टू सेम हाइड्रोजन एटम, ड्यू टू सेम हाइड्रोजन एटम दे आर नॉट ज्योमेट्रिकल आइसोमर, ज्योमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। तो यहाँ दो पॉइंट हो, पहला पॉइंट क्या बोले आपको, रेस्ट्रिक्शन होगा रोटेशन में, और सेकंड पॉइंट क्या बोले आपको कि जहाँ रेस्ट्रिक्शन होगा ना उसमें ग्रुप अलग अलग होगा। CH3 था, हाइड्रोजन था, दोनों अलग अलग होगा तभी शो कर पाएगा सिमेट्रिकल आइसोमर। अगर दोनों सेम हो गया ना तो सिमेट्रिकल आइसोमर शो नहीं करेगा, कंपाउंड ही सेम हो जाएगा, दोनों कंपाउंड अलग नहीं होगा। ठीक, नेक्स्ट लिखो आप, जैसे केसेस ऑफ सिमेट्रिकल आइसोमर, कहाँ कहाँ पॉसिबल होगा सिमेट्रिकल आइसोमर। तो पहला केस हो जाएगा इसका C डबल बॉन्ड C, और इसमें ग्रुप जो होगा आपके पास, अगर यहाँ एक बार यहाँ पहले देख लो, एक बार पहले यहाँ देख लो ना, अगर सपोज यहाँ ग्रुप अगर A हुआ, यहाँ पर ग्रुप क्या होगा, इससे अलग होगा। सपोज अगर यहाँ पर भी अगर A हुआ, यहाँ पर क्या होगा, B होगा। या फिर ऐसा भी पॉसिबल है ना, यहाँ अगर C होगा तो यहाँ पे क्या होगा, D होगा। मतलब ग्रुप बस अलग होना जरूरी है। तो सिमेट्रिकल आइसोमर यहाँ पॉसिबल होगा, यहाँ रिस्ट्रिक्शन भी है और ग्रुप भी दोनों जुड़ा हुआ क्या है, अलग होगा। सेकंड होता है आपके पास, अगर यहाँ इस तरह से का डबल बॉन्ड है, यहाँ लोन पेयर है, और यहाँ भी ग्रुप आपके पास सपोज R1 ग्रुप है, R2 अल्काइल ग्रुप है, दोनों अलग अलग होना मस्ट है। यहाँ एक तरफ लोन पेयर है, दूसरी तरफ सपोज ग्रुप रहा होगा, इट कैन बी हाइड्रोजन, है ना। और यहाँ पर सेकंड ये हो गया, थर्ड यहाँ लिख लेते हैं। सपोज डबल बॉन्ड यहाँ भी तो है, लोन पेयर है, हाइड्रोजन होगा, यहाँ भी लोन पेयर है और हाइड्रोजन है, यहाँ भी डबल बॉन्ड, तो यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन होगा, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन होगा, दोनों अलग अलग है ना जी, एक तरफ लोन पेयर एक तरफ एटम है, अलग अलग है। और डी होगा आपका साइक्लो अल्केन, साइक्लो अल्केन में भी होता है, शो करेगा, और साथ में साइक्लो अल्कीन। तो टोटल यहाँ 5 केस है जहाँ देखने को मिलेगा आपको सिमेट्रिकल आइसोमर। तो सारा केस को यहाँ लिख लो, बाकी हम डिस्कस करते हैं इसको वन बाय वन। तो डबल बॉन्ड तो बता ही दिए आपको, जब भी हम सिस ट्रांस बता दिए थे, डबल बॉन्ड अगर है, कार्बन डबल बॉन्ड है तो वहाँ पॉसिबल होगा सिस ट्रांस। यहाँ भी डबल बॉन्ड दिख ही रहा है, कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, दोनों ग्रुप बस अलग अलग होना तो जरूरी है। यहाँ भी डबल बॉन्ड है, एक रह गया साइक्लो अल्कीन, यहाँ डबल बॉन्ड नहीं होगा। डबल बॉन्ड तो यहाँ रेस्ट्रिक्शन दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड, लेकिन यहाँ साइक्लो अल्केन में रेस्ट्रिक्शन है कि नहीं है, यहाँ में रेस्ट्रिक्शन देखो आप, तो पहले यहाँ देख लो, कॉपी कर लेना। 4 कार्बन दिख रहा है आपको, साइक्लो अल्केन रहा होगा ये, तो साइक्लो ब्यूटेन 4 कार्बन जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन सब है, 2 हाइड CH2 CH था, और यहाँ OH हो गया, ऑक्सीजन है, रेड वाला ऑक्सीजन, राइट। यहाँ भी ऑक्सीजन है, ठीक है। एक आपके पास ये हो गया साइक्लो अल्कीन दिख ही रहा है आपके पास, दोनों कार्बन में OH ग्रुप यहाँ सेम डायरेक्शन में दिख रहा है आपको, ये देखो ना, सेम डायरेक्शन में OH ग्रुप है, ऊपर है। मतलब एक पॉसिबल केस ये भी तो होगा कि अगर एक हम सपोज यहाँ से ये अगर सपोज इस तरफ होता, ये देखो रेड एक नीचे हो गया, एक ऊपर हो गया, क्या ये घूम के जा पाएगा? नहीं, यहाँ भी 2 जगह जुड़ गया ना जी, अब ये भी अब घूम नहीं पाएगा। तो यहाँ भी क्या होगा, यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन अब है, मतलब ये जो कार्बन आपके पास था, है ना, यहाँ एक और बॉन्ड बन गया नीचे तरफ ना, इसीलिए नहीं घूम पा रहा है। अगर ये बॉन्ड नहीं होता ना, अगर नीचे वाला बॉन्ड अगर हटा दें हम तो घूम पाएगा, नीचे बॉन्ड अगर नहीं रहेगा ना तभी घूम पाएगा। अगर नीचे बॉन्ड अगर यहाँ जुड़ गया, मतलब यहाँ पर भी क्या हो गया, यहाँ भी क्रिएट हो गया रिस्ट्रिक्शन, अब घूम नहीं पाएगा। तो अगर दोनों ग्रुप अगर आपका सेम साइड में होगा तो हम सिस बोलेंगे, अगर दोनों अपोजिट में होगा, मतलब ये जो ग्रुप दिख रहा है यहाँ पर
OH OH ट्रांस बोलेंगे। जैसे हम बताए थे आपके, अभी हम जैसे इस वाले केस में बताए थे ना, दोनों अगर सेम डायरेक्शन में अगर होगा तो सिस कहलाएगा, और ये अगर दोनों यहाँ पर अपोजिट में अगर होता तो ट्रांस बोलते थे। तो वही यहाँ भी हो जाएगा, यहाँ भी रिस्ट्रिक्शन होता है। बस यहाँ ध्यान ये रखना आप लोग कि कम से कम कोई भी दो कार्बन में, जो साइक्लिक चेन में जो है ना कार्बन, कोई भी दो कार्बन में दो ग्रुप अलग अलग चाहिए। जैसे यहाँ हाइड्रोजन है, एक OH है, हाइड्रोजन है, OH अलग होगा तब ना अब चेक करोगे जी रिलेटिव पोजीशन ऊपर है कि नीचे है, राइट। तो बस ध्यान बस ये रखना, दोनों कार्बन में ग्रुप दोनों क्या होगा, अलग अलग होगा, तभी शो करेगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर। रिस्ट्रिक्शन होगा, और सेकंड पॉइंट क्या बोले थे, ग्रुप अलग अलग चाहिए, ठीक। मतलब साइक्लोअल्केन में पॉसिबल होगा। जैसे अगर यहाँ दिखा दे आपको हम इस वाले केस में, फॉर एग्जाम्पल तीन कार्बन का साइक्लिक हो गया, यहाँ सपोज CH3 है, CH3 होगा, और दूसरा ये रहा, ये देख लो, यहाँ भी तो रिस्ट्रिक्शन रहा होगा, साइक्लोअल्केन ये भी रहा। अब यहाँ दोनों ग्रुप अलग अलग जुड़ा हुआ है, CH3 और H होगा, यहाँ भी CH3 और H हुआ, यहाँ भी देख लो, अभी दोनों ज्योमेट्रिकल आइसोमर होगा। क्यों होगा, बिकॉज यहाँ दोनों CH3 ऊपर था, एक ऊपर एक नीचे, मतलब ये दोनों क्या होगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमर है। एक को बोलेंगे हम सिस, ये आपका सिस कहलाएगा, ये आपका ट्रांस कहलाएगा। सिस उसको बोलेंगे जहाँ दोनों सेम ग्रुप क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, सिस, अपोजिट में होगा तो ट्रांस। लिख लो एग्जाम्पल में साइक्लोअल्केन करके। बस यहाँ पर ये पॉसिबल तभी होगा जब कम से कम रिंग का दो कार्बन के पास ग्रुप अलग अलग होगा, तभी पॉसिबल होगा। जिसको आप नोट कर लेना यहाँ बगल में कहीं पर, एटलीस्ट टू कार्बन ऑफ रिंग should have different groups। कम से कम दो कार्बन जो होगा रिंग में, उसमें ग्रुप क्या होगा, अलग अलग होगा, तब है ना। हाइब्रिडाइजेशन मालूम है, जो बड़े कम से कम उनको मालूम होगा। चलो बताइए आप, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा जी, इस कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, sp2 sp3 sp क्या होगा, एक तरीका बता देते हैं, आई थिंक जो नहीं पढ़े हो उनके लिए भी आसानी हो जाएगा, है ना। देख लो, हाँ बिल्कुल, कभी भी अगर फाइंड करना पड़े ना, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन, बाकी पढ़ लेना आप लोग क्या होता है, निकालना अगर सपोज होगा आपको, टू फाइंड हाइब्रिडाइजेशन। तरीका बस ये होता है कि काउंट करना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस नंबर ऑफ लोन पेयर। अब ये लोन पेयर क्या होता है तो केमिकल बॉन्डिंग में ही समझ में आएगा। सिग्मा बॉन्ड जहाँ भी सिंगल है तो सिग्मा बॉन्ड ही होगा, तो आप दोनों का सम निकालोगे, और अगर ये सम दोनों का अगर 2 आएगा, अगर दोनों का सम अगर 2 आएगा तो हाइब्रिडाइजेशन कहलाएगा sp2 और sp3। तो इस वाले केस में जरा देख लो, यहाँ पर आप हाइब्रिडाइजेशन यहाँ पर क्या होगा, इस कार्बन का सिग्मा बॉन्ड एक ये हो गया, दूसरा तीसरा, और ये इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड है। हर सिंगल बॉन्ड क्या होता है, सिग्मा होता है। कोई इसमें लोन पेयर नहीं है, है ना। लोन पेयर मतलब ऐसा कुछ 2 डॉट रहेगा, फिर यहाँ पे कोई डॉट आपको दिख नहीं रहा है कार्बन पे, तो इसमें सिग्मा बॉन्ड ही होता है, 4 है, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा sp3। इस कार्बन के पास में देख लो सिंगल बॉन्ड है, सब 4 सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, तो सम करोगे तो 4 ही आएगा, तो इस कार्बन का हाइब्रिडेशन क्या होगा, sp3 होगा। इसका मतलब sp3 होगा ना, और sp3 कार्बन का शेप क्या होता है, टेट्राहेड्रल होता है। इसका शेप होता है कार्बन का टेट्राहेड्रल। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टेट्राहेड्रल, 4 बॉन्ड तो होगा, चारों बॉन्ड प्लेन में नहीं होगा, ये देख लो।
सपोज यहाँ कुछ बीच में कार्बन है, इसमें 4 बॉन्ड दिख रहा है आपको, एक तरफ ये रहा, एक तरफ ये है, एक तरफ ये है, एक तरफ ये, 4 बॉन्ड दिख रहा है ना। अभी प्लेन में नहीं है, अगर कहीं प्लेन में रखो इसको आप तो सब एटम प्लेन में नहीं रहेगा, कोई ऊपर है ना, ये एटम प्लेन में नहीं आ रहा है, ऊपर ही है, हवा में ही है, 3 नीचे है। जो शेप यहाँ बन रहा है इसको बोलते हैं हम लोग है टेट्राहेड्रल बोलते हैं। और यहाँ हर एक बॉन्ड एंगल कितना होता है, 2 बॉन्ड के बीच में एंगल बोलते हैं बॉन्ड एंगल। यहाँ हर एक बॉन्ड एंगल बराबर होता है, कहीं से भी बैठा दो ना तो वैसे ही बैठेगा ये, ठीक है ना। 100 डिफरेंस कैसे होगा, 109.5 एंगल होता है, 90 से बड़ा होता है, ठीक है, 90 से बड़ा होता है। अगर सब अगर 90 अगर होता ना तो प्लेन में सब लाइक करता, 90 में अगर 4 बॉन्ड बनता तो सब प्लेन में रहता 4, लेकिन ये प्लेन में होता नहीं। तो यहाँ भी वही कहानी है कि चारों बॉन्ड क्या आपका है, sp3 है, इसका मतलब क्या होगा, शेप क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा। मतलब यहाँ पर बॉन्ड आपको दिख रहा है, सब बॉन्ड प्लेन में नहीं है ना, बॉन्ड प्लेन के ऊपर है, ये बॉन्ड प्लेन के नीचे होगा। अब जो दिखाए थे हम साइक्लोब्यूटेन वाला शेप, वेज ग्रुप ऊपर था ना, वेज ग्रुप ऊपर था, फिर वेज ग्रुप नीचे भी दिखा दिए थे, ऊपर नीचे, है ना। इस ट्रांस को लिखे लियो, बस यहाँ पर ये आप ऐड कर लेना। इसमें आप कार्बन कैसा होगा जी, कार्बन होगा आपको क्या, sp3 कार्बन में ही देखना होगा, तभी तो ऊपर नीचे हम सोच पाएंगे। अगर कार्बन का हाइब्रिडेशन अगर sp2 होगा ना तो सारा एटम हो जाता है प्लेन में। sp2 का शेप क्या होता है, शेप ऑफ sp2 कार्बन ट्राइगोनल प्लेनर, एक प्लेन में लाई करता है sp2 होने से। तो ये कार्बन को होना पड़ेगा क्या, sp3, तभी तो ऊपर नीचे होगा, प्लेन के ऊपर और नीचे। तो बस इसको जिसका हाइब्रिडेशन नहीं हुआ है लोग पढ़ लेना, और जिनका हुआ है उनको तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। ब्रैकेट में लेना sp3 कार्बन। तो यहाँ पर 5 केस हो गया, 3 तो हो गया, उसके बाद साइक्लोअल्केन हो गया, और एक लास्ट केस यहाँ पर क्या होगा, साइक्लोअल्केन पॉसिबल होगा। सो लेट अस सी साइक्लोअल्केन। तो अगर हम बात करें आपका साइक्लोअल्केन के बारे में, तो साइक्लोअल्केन यहाँ लिख लोगे आप। साइक्लोअल्केन क्या होगा, तो आपका कुछ इस तरह कंपाउंड होगा, साइक्लोअल्केन ये होगा। अल्कीन मतलब क्या हो जाएगा जी, ये ना अल्कीन हो गया। तो 4 कार्बन का है ना, इसी तरह सपोज अगर 3 कार्बन अगर है, साइक्लोअल्केन हुआ, ये अल्कीन हो गया। अगर 5 कार्बन अगर यहाँ देखो इस तरह बनेगा, अगर 6 कार्बन यहाँ देख ले हम, ये बन जाएगा साइक्लोअल्केन। तो बस यहाँ हम ये पूछ रहे हैं आपको, क्या इसमें ट्रांस बनेगा जी, ट्रांस मतलब क्या बोले थे, अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा है ना, सी होता है ना जी। देखो यहाँ पे आप दोनों CH3 अगर सेम डायरेक्शन में होगा ना, तो क्या बोले थे हम, ये सिस था, और ट्रांस ही होगा, एक CH3 ऊपर है, दूसरा नीचे होगा, दिस इज ट्रांस, राइट। तो बताओ यहाँ पर क्या ये सिस फॉर्म है, डबल बॉन्ड यहाँ पर ही है ना, यहाँ मार्कर रखो। इसमें जुड़ा हुआ ग्रुप क्या है, CH2, यहाँ भी क्या है, दोनों सेम डायरेक्शन में है, एक ही डायरेक्शन में है। इसको क्या बोल पाएंगे हम, इसको हम सिस बोल पाएंगे। यहाँ भी देखो, जहाँ डबल बॉन्ड वहीं पर मार्कर रखो, यहाँ जुड़ा हुआ बॉन्ड दोनों एक डायरेक्शन दिख जा रहा है ना, इसको हम सिस बोल पाएंगे, ट्रांस इसको नहीं बोलेंगे। ये रहा है, इससे जुड़ा हुआ बॉन्ड डायरेक्शन दोनों का सेम डायरेक्शन में एक तरफ, सिस। यहाँ पर देखो दोनों CH3 क्या है, सेम डायरेक्शन में है ना, ऊपर की तरफ है, लेकिन यहाँ पर क्या था, एक ऊपर था, दूसरा नीचे था, ये ट्रांस हो गया। तो क्या इसमें ट्रांस स्टेबल होगा, मतलब ट्रांस मतलब ऐसा कुछ नहीं, डबल बॉन्ड यहाँ बन गया, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर है, अब इसके बीच में बॉन्ड हम बोल रहे हैं ऐसा कुछ, ये पॉसिबल, ये स्टेबल बनेगा ही नहीं। एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर था, अब उसके बीच में बॉन्ड बनना पॉसिबल नहीं है, ये स्टेबल नहीं होता है, ये नहीं बनता है, नॉट एग्जिस्ट, है ना। मतलब क्या हुआ कि अगर आपके पास नंबर ऑफ कार्बन अगर कम है, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, 6 कार्बन, 7 कार्बन, तो केवल सिस स्टेबल होता है, इसका ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाता है।
तो अब ट्रांसफॉर्म कब बनता है? जब नंबर ऑफ कार्बन 8 या 8 से ज्यादा होता है। जब रिंग बड़ा बनेगा ना तब ट्रांसफॉर्म बन पाता है। ठीक है, तो पहले यहाँ एक पॉइंट आप लिख लो इस वाले केस में। ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल, ट्रांसफॉर्म इज स्टेबल only for larger rings. Transform is stable only for larger rings. Larger rings. और वहां ब्रैकेट में लिख भी लेना आप नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन, नंबर ऑफ कार्बन इक्वल टू ग्रेटर देन 8। नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 या 8 से ज्यादा होगा तभी उसमें ट्रांसफॉर्म स्टेबल बनता है। ठीक है ना। अगर हम यहाँ बात करें इन जनरल, यहाँ बगल में ही बस नोट कर लेना इस वाले केस को। अगर यहाँ बोला जाए आपको दोनों में ज्यादा स्टेबल कौन होगा जी? सिस के ट्रांस। अगर अल्कीन अगर बात करें हम यहाँ पर C डबल बॉन्ड C, दोनों ज्यादा स्टेबल कौन होता है? रीजन क्या होगा? ज्यादा स्टेबल सीस बोल रहे थे, क्यों? तो प्लेन में तेजी लाइक कर रहा है। बात यहाँ समझ लो, स्टेबल ज्यादा कब होगा? अगर यहाँ पर देखो इस वाले केस में CH3 दोनों अपोजिट है ना, दूर दूर में है ना, और यहाँ दोनों CH3 सामने है। तो ग्रुप अगर सामने होगा तो क्या होगा? उसमें रिपल्सिव फोर्स काम करेगा। अगर सेम ग्रुप अगर सामने होगा बड़ा ग्रुप, उसमें इसमें क्या काम करेगा? रिपल्सिव फोर्स। इसका मतलब वो कम स्टेबल हो जाएगा। और यहाँ दोनों ग्रुप दूर दूर में है, मतलब यहाँ पर ही ज्यादा स्टेबल होगा ट्रांस। तो इन जनरली क्या होता है? अल्कीन वाले केस में क्या होता है कि ट्रांस ज्यादा स्टेबल होता है अथवा सिस। रीजन क्या होता है कि ग्रुप यहाँ दूर दूर में होगा तो रिपल्सिव फोर्स कम काम करेगा ग्रुप ग्रुप के बीच में। यहाँ पर लिख लेना इस वाले केस में इन जनरल for alkene है ना, for alkene transform is more stable, transform is more stable, is more stable than cis, more stable than cis। जनरली यही होता है आपका इन केस ऑफ अल्कीन। लेकिन अगर हम बात करें आपका साइक्लो अल्कीन्स वाले केस में, तो यहाँ पर ही क्या होगा कि नंबर ऑफ कार्बन अगर 8 से कम है, केवल यहाँ कौन स्टेबल है जी? यहाँ सिस है, यहाँ पर सिस है इन साइक्लो अल्कीन। वो अल्कीन था, ये कंपाउंड अलग अलग है, राइट। यहाँ पर आप लिख लेना इस वाले केस में आप, ये अलग है, बाकी इसके नीचे यहाँ लिख लेना आप इन केस ऑफ साइक्लो अल्कीन, इन केस ऑफ साइक्लो अल्कीन अगर नंबर ऑफ कार्बन सपोज 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, इस तरह से कुछ नंबर ऑफ कार्बन यहाँ दिया गया है। ये नंबर ऑफ कार्बन है। तो हम क्या बोले आपको? सिस स्टेबल था ना, कहां तक? 7 तक। ओनली सिस एग्जिस्ट है ना, केवल यहाँ पे क्या मिलेगा आपको? सिस मिलेगा। लेकिन 8 कार्बन से जब ज्यादा होगा तो यहाँ से अगर हम बात करते हैं, यहाँ आपका सिस मतलब यहाँ से आपका ट्रांस भी बनना शुरू कर देता है। ठीक है ना, सिस तो होगा, ट्रांस भी होगा। ट्रांस एग्जिस्ट है ना, ट्रांस एंड सिस, ट्रांस एंड सिस एग्जिस्ट। यहाँ दोनों भी एग्जिस्ट करना शुरू करता है। इसके आगे भी वही होगा, कंटिन्यू होगा, राइट। जितना भी कार्बन हो जाए आगे कोई दिक्कत नहीं है। बस यहाँ पर ध्यान ये रखना है कि यहाँ से यहाँ पहले तक तो ठीक है, केवल सिस बनेगा तो ये स्टेबल रहेगा, ट्रांस यहाँ स्टेबल रहेगा नहीं। 8 से जब 10 कार्बन तक के बीच में अगर बात करें तो यहाँ भी स्टेबल ज्यादा कौन होता है? सिस इज मोर स्टेबल देन ट्रांस। लेकिन नंबर ऑफ कार्बन अगर 10 से भी ज्यादा हो गया तो आगे क्या होता है? ट्रांस इज मोर स्टेबल
मोर स्टेबल देन, इस पॉइंट को आप लिख लीजिए। लेट अस सी सम कंपाउंड जिसमें कार्बन 8 या 8 से ज्यादा हो, है ना, वहां दोनों ही बनेगा, सिस ट्रांस दोनों बनेगा। अब हम बना के देखते हैं यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें तो 9 कार्बन आई थिंक है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें 9 कार्बन है। ठीक है, इसको बनाते हैं। अब सपोज अगर अल्कीन है, इसका मतलब क्या होगा, एक कहीं पर ये पाई बॉन्ड तो रहेगा ना, तब तो अल्कीन होगा। तो मान लो एक बार यहाँ डबल बॉन्ड है। एक और पॉसिबल केस इसमें क्या बनेगा, तो सेम इसी तरह से बनाते हैं। देखिए डबल बॉन्ड कहीं भी तो हो सकता है ना। चलो अब बता दो, इसमें आप सिस ट्रांस क्या यहाँ बोल सकते हो, मतलब मार्कर रखो डबल बॉन्ड पर। इसमें जुड़ा हुआ ग्रुप देखो आप, क्या सेम डायरेक्शन में है, सेम डायरेक्शन में है। क्या बोलेंगे इसको हम, सिस बोलते हैं। यहाँ पर मार्कर रखो डबल बॉन्ड पे, एक बॉन्ड इधर है, एक बॉन्ड इसके अपोजिट है। यहाँ पर CH2 का कार्बन है, मतलब CH2 अपोजिट है। क्या बोलेंगे इसको हम, ट्रांस। तो यहाँ से बनना तो शुरू हो गया, मतलब स्टेबल तो है, लेकिन इससे कम हो गया स्टेबल। कहाँ तक, अप टू कार्बन नंबर 10 तक। अगर 10 में ज़्यादा कार्बन रहेगा तो फिर वही अपना जनरल ट्रेंड है, जैसे अल्कीन में था ट्रांस ज़्यादा स्टेबल था, वही इसमें भी फॉलो करेगा। बना लीजिए इसको। ऑल पॉसिबल केस जो था ज्योमेट्रिकल आइसोमर वो तो हो गया, बस यहाँ पर रह गया है नोमेनक्लेचर। सब बोले थे आपको हम यहाँ पर, यहाँ हम इस कंपाउंड को नेमिंग करते हैं, सिस और ट्रांस हो गया। तो हमको यहाँ देखना होगा नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। राइट, द नेक्स्ट टॉपिक क्या रहेगा आपका, नोमेनक्लेचर इन ज्योमेट्रिकल आइसोमर। पहला नोमेनक्लेचर होगा आपका सिस ट्रांस, दूसरा हो जाएगा नोमेनक्लेचर सिन एंटी, और तीसरा नोमेनक्लेचर हो जाएगा ZP। ये तीन तरह से हम नेमिंग करते हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर, सिस ट्रांस, सिन एंटी, ZP। पहला बात करते हैं सिस ट्रांस। तो सिस ट्रांस हम लोग देख भी चुके हैं, जहाँ देख सकते हो आपको सिस ट्रांस, इसका मतलब हो जाएगा टुगेदर होगा, और ट्रांस का मतलब हो जाएगा अपोजिट। तो अगर यहाँ देखो, अगर आपके पास C डबल बॉन्ड C है, अगर CH3 अगर एक साथ होगा, एक डायरेक्शन में होगा, तो सिस कहलाएगा। और अगर अपोजिट डायरेक्शन में अगर होगा तो ये ट्रांस कहलाएगा, है ना। तो सिस ट्रांस कहाँ पर यूज होगा, पहला देख लो। सिस ट्रांस को इस्तेमाल कहाँ होगा, अगर आपका C डबल बॉन्ड C है तो वहाँ सिस ट्रांस इस्तेमाल हो जाएगा। और कहाँ इस्तेमाल होगा, तो साइक्लोएल्केन में देख लो आप, अगर आपके पास ये सब साइक्लोएल्केन हुआ और यहाँ सपोज Cl है, ये देख लो आप, यहाँ भी आप सिस ट्रांस बता सकते हो। कौन सा सिस हो जाएगा, दोनों Cl सेम डायरेक्शन में है, सिस होगा, और ये ट्रांस होगा। कोई दिक्कत वहाँ पर है नहीं होगा। एक कंपाउंड और यहाँ देख लेते हैं। ये दोनों का रिलेशन होगा, सिस ट्रांस कौन होगा। अब जरा यहाँ एक बात पहले आप जान लो, आप व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस बॉन्ड। अगर बॉन्ड को आप दिखाते हो इस तरह से, तो इसका मतलब होता है बॉन्ड कहाँ होगा, बिलो द प्लेन होगा ये बॉन्ड, और बॉन्ड अगर इस तरह दिखाओ मतलब अबव द प्लेन होगा। तो आप यहाँ से पहचान सकते हो दोनों CH3 कहाँ पर है, बिलो द प्लेन होगा, मतलब
सिस होगा, एक CH3 बिलो द प्लेन, दूसरा CH3 अबव द प्लेन है, मतलब क्या होगा ट्रांस। चलिए इसके बाद हो जाएगा आपका नेक्स्ट, यहाँ लिख सकते हो आप सिन एंटी। सिन एंटी इसका मीनिंग क्या होगा, फिर से वही यहाँ पर ही होगा। सिन का मतलब होगा आपका एक डायरेक्शन में, एंटी मतलब क्या होगा अपोजिट, एंटी है ना। इसका मीनिंग हो जाएगा अपोजिट और इसका मीनिंग हो जाएगा सेम डायरेक्शन है ना। तो आपको ये इस्तेमाल कहाँ होता है, तो अगर C डबल बॉन्ड का रेन होगा तो यहाँ पर इस्तेमाल होता है ये। जैसे मान लो सपोज यहाँ CH3 हो, देखिए सिस, इसमें सिन कौन सा होगा, इसे पहचानना आपको है, सिन कौन सा होगा। देखिए यहाँ दोनों एक सेम डायरेक्शन में है ना, अगर सेम डायरेक्शन में होगा मतलब क्या होगा सिन हो जाएगा, और यहाँ दोनों हाइड्रोजन क्या होगा अपोजिट में है, तो क्या इसको बोलोगे आप। यहाँ भी देख लो उस वाले केस में, यहाँ दोनों हाइड्रोजन सेम डायरेक्शन में होगा, सिन कहलाएगा, ये एंटी कहलाएगा, ठीक है ना। ट्रिपल बॉन्ड वाले में सिमेट्रिकल आइसोमर नहीं होगा। आप यहाँ चेक कर लो, आप C ट्रिपल बॉन्ड अगर यहाँ C है, यहाँ CH3, यहाँ पर CH3, यहाँ दो ग्रुप होगा तब हम चेक करते थे। अब अगर एक ही बॉन्ड ही होगा तो फिर कुछ पॉसिबल ही नहीं होगा सिस या ट्रांस, ज्योमेट्री अलग होगा ही। नया क्या कुछ बना लोगे आप, कुछ नया ज्योमेट्री बनेगा ऐसे नहीं बनेगा नया ज्योमेट्री है ना। यहाँ पॉसिबल नहीं होगा ज्योमेट्रिकल आइसोमर, लिख लो बगल में आप यहाँ पर ज्योमेट्रिकल आइसोमर नॉट पॉसिबल, क्योंकि दोनों यहाँ कम से कम दो ग्रुप होना मस्ट है, और उसको हम पोजीशन देखते हैं, उसका पोजीशन देखते हैं सेम है या फिर अपोजिट डायरेक्शन है ना। यहाँ लिख लो आप थर्ड वन Z और E। Z का मीनिंग जो होगा आपके पास, Z जर्मन वर्ड से आया है, इसमें अब ज्यादा इसका मीनिंग मत निकालो है ना, बस यहाँ पर ये है बोथ आर जर्मन वर्ड है ना। इसका मीनिंग क्या है उसको हम बस आपको दिखा दे रहे हैं। दिस इज जर्मन वर्ड, ये भी जर्मन वर्ड ही है। मीनिंग क्या है, तो ये आपका सिमिलर टू सिस है। सिस मतलब क्या बोले थे, एक डायरेक्शन में होगा दोनों ग्रुप, और ये आपका सिमिलर टू है ट्रांस, सिस ट्रांस है ना। ट्रांस मतलब क्या बोले थे, अपोजिट बोले। अब इस्तेमाल कहाँ होगा, तो इस्तेमाल यहाँ पर ही होगा जहाँ पर ही चारों ग्रुप अलग अलग होगा। ये देख लो, बताइए यहाँ पर ही क्या होगा, सिस के ट्रांस, क्या इसको आप सिस ट्रांस से बता सकते हो नहीं, तो कोई ग्रुप सेम नहीं है, सब अलग अलग है। यहाँ सिस ट्रांस इस्तेमाल नहीं कर पाओगे। सिस ट्रांस हम कब इस्तेमाल किए थे, जब कम से कम सेम ग्रुप था तब नहीं, यहाँ सभी अलग है। यहाँ सिस ट्रांस से आप नहीं कर पाओगे, तो फिर यहाँ पर इस्तेमाल क्या किया गया, Z और E इस्तेमाल किया गया। तो आपको यहाँ हम लोग चेक करते हैं कौन होगा Z, कौन होगा E, है ना। अब उसके तरीका क्या है, तो राइट हियर CIP रूल, इसके मदद से हम पता लगाते हैं पहले कि चारों ग्रुप का प्रायोरिटी क्या होगा, और उसके बाद पता लगाएंगे हम Z और E, है ना। तो चलो यहाँ लिखो CIP रूल। C मतलब यहाँ पर ही फुल फॉर्म है, तो आप चाहो तो लिख भी लो। 3 साइंटिस्ट का नेम है, उसी का फर्स्ट लेटर से CIP बन गया है, CIP। तो इस रूल का इस्तेमाल क्या होता है, टू फाइंड प्रायोरिटी ऑफ ग्रुप्स, मतलब किसका प्रायोरिटी ज्यादा किसका प्रायोरिटी कम। तो यहाँ पर लिखो पहला पॉइंट,
CIP रूल का पहला पॉइंट है ना, पहला पॉइंट इसमें लिख लोगे आप, आइटम विच हैव हायर एटॉमिक नंबर, आइटम विच हैव हायर एटॉमिक नंबर will have high priority, will have high priority, will have high priority। रिपीट कर दे रहे हैं, आइटम विच हैव हाई एटॉमिक नंबर, है ना, आइटम विच हैव हाई एटॉमिक नंबर विल हैव हाई प्रायोरिटी। ठीक है, सेकंड पॉइंट लिखो। सेकंड पॉइंट होगा इन केस ऑफ आइसोटोप, इन केस ऑफ आइसोटोप हायर विल बी मास नंबर, हायर विल बी मास नंबर, कॉमा हायर विल बी प्रायोरिटी, हायर विल बी प्रायोरिटी। अब यहां बात समझो इस वाले केस में, इसमें जुड़ा हुआ ग्रुप है, उसको चेक करो आप, ये दोनों में से किसका ज्यादा होगा एटॉमिक नंबर, विच हैव हाई एटॉमिक नंबर, याद है ना एटॉमिक नंबर, तो क्लोरीन कैटेगरी में ज्यादा, मतलब ये क्या होगा, हाई प्रायोरिटी, इसका लो प्रायोरिटी होगी इसके तुलना में। ब्रोमीन आयोडीन में किसका होगा एटॉमिक नंबर ज्यादा, आयोडीन का, क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन नीचे होता है ना, ये हाई प्रायोरिटी हो गया, लो प्रायोरिटी। अब देखो यहाँ पर HP और HP अपोजिट है ना, मतलब क्या बोलोगे, P क्या हो जाएगा, Z हो जाएगा। चेक कर लो यहाँ पर, ये आपका HP होगा, इसका HP ये हो जाएगा, हाई प्रायोरिटी ग्रुप, ये लो प्रायोरिटी है, ये लो प्रायोरिटी है, बस ये हम पता कर लेते हैं। एक एग्जांपल और देख लो यहाँ पर आप, सपोज ये रहा, दिस इज CH3 CH2 CH3 क्लोरीन, बताना आपको Z होगा E होगा, जो कंपाउंड है उसका नेमिंग आप Z और E में से क्या नेमिंग होगा, क्या तरीका हुआ, जो ग्रुप अटैच है उसका निकालना होगा आपको प्रायोरिटी। चलिए हम पता करते हैं, क्लोरीन का ज्यादा एटॉमिक नंबर है, HP हो गया, LP हो गया। अब यहाँ आ जाओ, इसमें दोनों कार्बन तो सेम हो गया, कार्बन अगर सेम होगा तो उसके आगे वाला बॉन्ड चेक करोगे आप, तो उसके आगे यहाँ बॉन्ड किसका होगा, हाइड्रोजन का बॉन्ड होगा ना, और यहाँ बॉन्ड किसका होगा, हाइड्रोजन का ही होगा, दो हाइड्रोजन और यहाँ भी दो हाइड्रोजन कॉमन हो जाएगा। उसके आगे यहाँ पर क्या है, दो हाइड्रोजन के बाद क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा, लेकिन यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हाइड्रोजन ही है, तो इसका ज्यादा एटॉमिक नंबर है कार्बन का, मतलब ये क्या हो जाएगा, ये HP होगा, ये क्या हो जाएगा, LP हो जाएगा, SP अपोजिट है। सिंपल ये है, आप यहाँ जो भी कार्बन है उसको कंपेयर करोगे आप, अगर ये कॉमन हो जाएगा तो उसके नेक्स्ट आइटम कंपेयर करोगे आप, जहाँ डिफरेंस दिख गया वो इस बता लें किसका प्रायोरिटी ज्यादा है ना, ऐसे करके लिख लेना आप क्या होगा। हाँ जी, यहाँ पर चेक करो आप, ये कौन सा आइसोमर होगा, Z होगा, E होगा, प्रायोरिटी टेबल भाई, बस यहाँ से पता चलो ना, आइटम देखो आप, यहाँ दोनों कार्बन सेम था, तो चेक करो उसके नेक्स्ट आइटम को, यहाँ पर अगर कंपेयर करोगे आप देखो, ये डबल बॉन्ड हो रहा होगा और हाइड्रोजन, यहाँ पर ये यही ग्रुप कैसा दिखेगा, इस तरह दिखता है ना जी, देखो आप, तो इस कार्बन दोनों कॉमन हो गया। आगे चेक करो आप, यहाँ इसका दो बॉन्ड ऑक्सीजन से है कॉमन। आगे चेक करो ऑक्सीजन हाइड्रोजन, तो ऑक्सीजन ज्यादा नंबर है, मतलब ये क्या हो जाएगा HP और ये हो जाएगा LP,
इसमें आ जाओ, इसमें जुड़ा हुआ फ्लोरीन और कार्बन, which have atomic number, फ्लोरीन कार्बन, फ्लोरीन Sp हो जाएगा। बताइए क्या हो जाएगा? Z की होगा, Z हो जाएगा ना, Z लिखो तो बाकी पूरा नाम लिख दोगे इसके बाद में, है ना। वैसे हम पहचान करते हैं Z और E को।